नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों इसमें हमने जीके जीएस के अति समाहित प्रश्नों को लिया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथियों यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसमें पूछा गया कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जो किसके द्वारा किया गया था। साथियों 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में विद्रोह कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। साथियों कुंवर सिंह को हम बुजुर्ग योद्धा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बुजुर्ग योद्धा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने यह नेतृत्व सबसे अधिक उम्र 80 वर्ष की उम्र में किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में स्थापित ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। पूछा गया कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। साथियों राजा राम मोहन राय ने 1928 में सती प्रथा को रोक लगाई थी। किसके? सती प्रथा को रोक लगाई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। इसे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। साथियों यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। कब हुआ था? यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इससे पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और जो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। पूछा गया कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। साथियों सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसमें पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और ठीक है, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हो गए, जिसमें सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। यह सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, और जो पृथ्वी है इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, इसको हम नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का एक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। शुक्र जो यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कैसा? सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, इसे हम पृथ्वी की बहन या प्रेशर कुकर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह इसको हम पृथ्वी की बहन या प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो मंगल ग्रह इसे हम लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। किसकी? आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे हम लाल ग्रह कहते हैं।
साथियों मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, कौन से है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कपास की खेती के लिए भारत में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। इससे पूछा गया कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मिट्टी मानी जाती है। साथियों कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी, काली मिट्टी है जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। साथियों प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसमें कुल सदस्य 7 सदस्य थे। कितने, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। इसको पूछा गया कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। साथियों संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है, पहला होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, जो लोकसभा होता है यह निम्न सदन होता है। कैसा, निम्न सदन होता है। ठीक है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और इनका जो लोकसभा है इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। जो राज्यसभा है इसे हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, इनको सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा है जो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी, इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। पूछा गया कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साथियों राज्यसभा पहले 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। कितने, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन इसको अभी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें जो पूछा गया है तो इसमें कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। या कि भारत में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। साथियों यदि हम बात करें दुग्ध क्रांति, ठीक है, दुग्ध क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है, तो दुग्ध क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में दुग्ध क्रांति का जनक माना जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है योजना आयोग को बदलकर बनाए गए नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों इससे पूछा गया कि योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। कब की गई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। साथियों कभी कभी नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और जो नीति आयोग है यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। कैसे, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। इससे पूछा गया कि
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका प्रारंभ में मुख्यालय था कोलकाता। ठीक है, इसका प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। यदि हम बात करें कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में बल का मात्रक क्या है? इस पूछा गया कि एसआई में बल का मात्रक क्या है। साथियों, बल का मात्रक हो गया न्यूटन। ठीक है, यह हो गया एसआई मात्रक। कैसा? एसआई मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन। यदि आपसे पूछ ले जाए सीजीएस प्रणाली, क्या? सीजीएस प्रणाली, ठीक है, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन है। क्या है? डाइन है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के ऊपर पावर 5 डाइन। क्या? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के ऊपर पावर 5 डाइन। ठीक है, और एसआई मात्रक न्यूटन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के बीच की अधिकतम दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? पूछा गया कि खगोलीय पिंडों के बीच की अधिकतम दूरी मापने के लिए प्रयुक्त प्रकाश वर्ष वो किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है जो दूरी का मात्रक है। किसका? दूरी का मात्रक है। साथियों, एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। साथियों, यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या? दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना? 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो ये दूरी का इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? साथियों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कैसा होता है? 7 होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा? शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, यदि जल का पीएच मान 7 से कम हो जाए, कैसा? 7 से कम हो जाए तो यह हो जाता है अम्लीय। यदि 7 से कम हो जाए तो अम्लीय हो जाता है। यदि 7 से अधिक हो गया, क्या? 7 से अधिक तो यह क्षारीय हो जाएगा। कैसा? तो यह क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गैस को सामान्यतः लाफिंग गैस या हास्य गैस कहा जाता है? पूछा गया कि किस गैस को लाफिंग गैस या हास्य गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस या हास्य गैस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी सिलेंडरों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? पूछा गया कि जो एलपीजी गैस के सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी गैस के सिलेंडरों में प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, इनका मिश्रण होता है। साथियों, जो एलपीजी गैस के सिलेंडरों के रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें इथाइल मरक्रिप्टन मिलाया जाता है। क्या? इथाइल मरक्रिप्टन मिलाया जाता है। ठीक है, जब एलपीजी गैस का रिसाव होता है तो उसमें ये गैस दुर्गंध करती है, जिससे हम पता लगाते हैं कि एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। तो एलपीजी गैस के सिलेंडरों में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे लंबी पूछी है, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? साथियों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर हड्डी। कौन सी? फीमर हड्डी है, ये जांग में पाई जाती है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। कौन सी? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, ये कान में पाई जाती है। कहाँ पर? यह कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है, यह जांग में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? पूछा गया कि एक सामान्य मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो एक सामान्य मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? पूछा गया कि मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होना किस विटामिन की कमी का लक्षण है? साथियों, मसूड़ों से खून आना और कमजोरी होना यह विटामिन सी की कमी का लक्षण है। ठीक है। साथियों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। साथियों, यदि हम बात करें कि विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, किस किस से हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये नींबू और संतरा। ठीक है। जो खट्टे फल हैं जैसे नींबू और संतरा, इससे हम विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विटामिन सी है जो जल में घुलनशील विटामिन है। कैसा? जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पूछा गया कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है? साथियों, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? यह असम राज्य में स्थित है। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। साथियों, जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था 1985 ईस्वी में। ठीक है। 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, असम राज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राथमिक रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया कि कौन सी गैस है जो प्राथमिक रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है। बाकी जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये कैसी हैं? ये ग्रीन हाउस गैस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भीतर सभी निर्देशों को प्रोसेस करने वाले सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप है कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी रैम का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया कि कंप्यूटर की प्राथमिक और अस्थायी मेमोरी है रैम, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो पूछा गया कि WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? साथियों, कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाले WWW का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? पूछा गया कि जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यह किस नदी पर स्थित है? साथियों, जो भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर? यह सतलज नदी पर स्थित है और यह पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? यह पंजाब राज्य में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आयोजन किस शहर में किया गया था? इसको पूछा गया कि 2024 में ग्रीष्मकालीन
ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आयोजन किस शहर में किया गया था? तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में किया गया था। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर जो अपनी स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं किस राज्य में स्थित है? पूछा गया कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वह भारत के किस राज्य में स्थित हैं? साथियों, जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। किसने? चंदेल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।